नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय और यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। अभी आधे घंटे पहले हमने एक लाइव शो किया था। बात वहां थी वृंदावन की। वृंदावन में किस तरह से भूमाफिया एक घटना से जुड़े हुए हैं और जिसकी पूरे देश और दुनिया में गूंज है, उस पर हमने अभी चर्चा की थी। दोबारा हम आपके साथ लाइव बातचीत करने के लिए आए हैं और हमारे साथ बहुत खास मेहमान है, राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रशांत कुमार सिंह जी। सर, स्वागत है आपका। इंटरनल सिक्योरिटी के मामलों में ये एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा विदेश के मामलों पर भी इनकी नजर रहती है। नेशनलिस्ट हैं, जैसा आप जानते ही हैं, सुनते रहते हैं इनको। कैपिटल हेडलाइंस पे भी सुनते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुनते हैं। देश और दुनिया पर नजर रहती है, खासतौर पर साउथ एशिया पर इनकी खास नजर रहती है। और सर को आज हमने आमंत्रित किया क्योंकि बहुत दिन से एक तो इनसे हमारी बातचीत नहीं हुई थी। बीच में मैं जम्मू कश्मीर इलेक्शन जो चल रहे हैं उनकी कवरेज के लिए गया हुआ था, और जिन लोगों ने वो हमारी कवरेज नहीं देखी है तो उनको मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक हमने साझा किए हुए हैं। एलजी श्री मनोज सिन्हा साहब से हमारी खास बातचीत हुई, श्रीनगर में हमने कवरेज की, इसके अलावा हम जम्मू पहुंचे, जम्मू में भी हमने जम्मू का हाल लिया, वहां क्या स्थिति है। 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं, एक चरण का चुनाव बाकी है जो 1 अक्टूबर को होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। वो सारी कवरेज हमने की हुई है, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं उस पर बात हमें पहले ही करनी थी, लेकिन टूर की वजह से हम वो बातचीत नहीं कर पाए। बात है बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने भारत के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के एक बयान पर आपत्ति जाहिर की है। अमित शाह साहब का वो बयान झारखंड में आया था। झारखंड में वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। 20 सितंबर वो तारीख थी, आज से 5-6 दिन पहले। और उन्होंने वहां जिस तरह से बांग्लादेश के लोग कथित तौर पर घुसपैठ कर रहे हैं झारखंड के अंदर, उससे डेमोग्राफी बदल रही है और ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, तो उन्होंने भी उस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो 20-25 साल में जो घुसपैठी हैं वो बहुमत में आ जाएंगे। अमित शाह साहब ने साफ कहा कि घुसपैठियों के लिए झारखंड में कोई जगह नहीं है। वो हमारी बेटियों से विवाह कर रहे हैं, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, समृद्ध आदिवासी संस्कृति और विरासत को वो नष्ट कर रहे हैं और उनको हम निकालेंगे। किसी भी देश के गृह मंत्री यही बात कहेंगे। घुसपैठ को आप कैसे अलाउ कर सकते हैं, और घुसपैठ हो रही है या नहीं हो रही है इसकी जानकारी गृह मंत्री से ज्यादा किसको होगी। और ये मामला बांग्लादेश के घुसपैठिए झारखंड में है, ये झारखंड के हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सरकार ने वहां भी जानकारी दी है, आंकड़े दिए हैं। संथाल परगना का जो क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है कि वहां की डेमोग्राफी बदल गई है। आंकड़ों के साथ ये बात बताई जा रही है। कोर्ट में दूसरे पक्ष ने भी अपनी दलील दी है। राज्य सरकार का कहना है कि घुसपैठ नहीं हो रही है, लेकिन ये कोर्ट को अभी तय करना है। पर जो हम अपने देश में बयान दे रहे हैं, गृह मंत्री साहब ने अपने देश के अंदर कहा और कोई भी आदमी उस बयान का स्वागत करेगा। लेकिन बांग्लादेश, जैसा वहां सब जानते हैं कि 5 अगस्त को वहां सरकार बदली, शेख हसीना की सरकार, जिन्हें प्रो इंडिया माना जाता था, खासतौर पर बांग्लादेश की ऐसा रुख है। भारत के तो सभी पड़ोसियों से अच्छे संबंध हैं, पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो। भारत की कोशिश भी यही है कि पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रहें। भारत की कोशिश भी ये रहती है कि पड़ोसियों के मामलों में दखल न दिया जाए, लेकिन पड़ोसियों को भी ये हक नहीं बनता कि भारत के मामले में दखल दे। बांग्लादेश को तो भारत ने हमेशा सपोर्ट किया है। 1971 में जब बांग्लादेश बना तब से अभी तक बांग्लादेश की जो हिस्ट्री है और जो उसकी इकोनॉमी फल फूल रही है, जो वहां तरक्की हो रही है, वो पाकिस्तान से भी आगे निकलता जा रहा है। तो इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा योगदान है। भारत ने बहुत बड़ा योगदान बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में दिया है। लेकिन ये बांग्लादेश की घुसपैठ की समस्या आज की नहीं है। जो लोग लगातार इन चीजों पर नजर रखते हैं वो जानते हैं कि 2018 को आप देखिए या उससे पहले देखिए, लगातार धरने प्रदर्शन होते हैं। और ऐसा कौन सा सीमावर्ती राज्य है जहां बांग्लादेश की घुसपैठ की समस्या नहीं है। और ये दिक्कत जब 1971 में बांग्लादेश बना तब भी जो वेस्ट पाकिस्तान के जुल्म से ईस्ट पाकिस्तान के लोग भारत में शरण लेने के लिए आ रहे थे, तभी ये बांग्लादेश का जन्म भी हुआ। ये समस्या आज की तो है नहीं। लेकिन बांग्लादेश ने, जो गृह मंत्री अमित शाह साहब ने झारखंड में बयान दिया, उसके लिए बांग्लादेश ने मंडे नाइट में, यानी आज से 3 दिन पहले, भारत के हाई कमिश्नर को बुलाया, उनको आपत्ति जताई। ये मामला क्या है, बांग्लादेश आखिर चाहता क्या है, यही समझने के लिए हमने प्रशांत सिंह जी को आमंत्रित किया है। सर, क्या चाहता है बांग्लादेश? क्या भारत
घुसपैठ हो रही है उसके लिए आंख बंद कर ले, या वो ये कहना चाहता है कि घुसपैठ हो ही नहीं रही है। लेकिन ये मामला अदालत में है, आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। बांग्लादेश खास तौर पर जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, जिन्हें बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो नोबडी थे, नोबडी से एवरी बड़ी हो गए, यानी सब कुछ हो गए बांग्लादेश के। कई लोग उनको कहते हैं कि ये डीप स्टेट जिस तरह से अमेरिका का काम कर रहा है, अमेरिका ने ही उनको वहां पर बैठवा दिया है और कहीं ना कहीं प्रॉक्सी तौर पर अमेरिका ही कंट्रोल कर रहा है। ये आपत्ति जताना, इस तरह से नाराजगी जताना, हाई कमिश्नर को बुलाना, बांग्लादेश चाह क्या रहा है, क्या बताना क्या चाह रहा है भारत को? जी, देखिए, इसमें एक चीज स्पष्ट हम लोगों को अपना करना चाहिए कि बांग्लादेश क्या चाहेगा उससे ज्यादा मतलब नहीं है। बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर जो अन्य ताकतें हैं भारत विरोधी, वो क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आप थोड़ा सा याद कीजिए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, वो अपने लोगों से कहा करते थे कि हाँ, लड़ कर लिया पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। 1916 से ही लड़ाई तेज हो गई थी, बाद में उसमें जिन्ना आए, लेकिन 1916 से ही पाकिस्तान की लड़ाई तेज हो गई थी। तो लड़ कर लिया पाकिस्तान, हंस कर लेंगे हिंदुस्तान। तो इस नीति पर जो पाकिस्तान की आईएसआई है, वो इस्लामिक कंट्री से जो पैसे आते थे, ये ईद के बाद जो निकलता है उन लोगों का, उसके जकात, वो पैसे और भी अन्य तरह से फंडिंग कर करके और बांग्लादेश में पॉपुलेशन ग्रोथ और उसका इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठिया भारत में कराकर और यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ाकर यहाँ का डेमोग्राफी चेंज करके धीरे धीरे भारत पर कब्जा, गजवाए हिंद, ये सब उद्देश्य है। तो ये चीज है। तो बांग्लादेश में चूंकि अभी जो रिजिम चेंज हुआ, वहां तख्ता पलट हुआ और अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ, इसका मतलब स्पष्ट है कि जो भारत विरोधी ताकतें हैं वहां उन्होंने खेल किया और डीप स्टेट फोर्सेज हैं उन्होंने वहां खेल किया और उन्होंने अपना एक पपेट सरकार वहां बैठा दिया। अब वो चूंकि सरकार तो उनको खुश रखना है, तो वो सरकार तो यही चाहेगी कि भारत में अधिक से अधिक घुसपैठ हो, भारत का डेमोग्राफी बदले, भारत विरोधी कार्यों के लिए बांग्लादेश की भूमि का उपयोग हो। और जब हम एक चीज और कहेंगे कि 2014 में जो मोदी सरकार बनी थी, तब से थोड़ा बांग्लादेश के साथ एक अलग ढंग से सहयोग का वातावरण बना। भारत का कहना यह था कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में जो जितने मिलिटेंसी है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो हमारे भारत के खिलाफ जो वहां लड़ाई चल रही है और हथियार चल रहे हैं, हमारी सेना और अर्धसैनिक फोर्स के साथ वो भिड़ रहे हैं, उस पर काबू पाने के लिए हमको आपका सहयोग चाहिए। क्योंकि वो लड़ते थे हमारे क्षेत्र में और जाके शरण ले लेते थे बांग्लादेश के अंदर। तो उसमें बांग्लादेश की सरकार ने मदद किया और बदले में हमने उनको बिजली देने में और भी लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में, ताकि विकास के रास्ते पर बांग्लादेश आगे बढ़े, उसमें काफी सहयोग दिया। भारत का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि बांग्लादेश को पावर सफिशिएंट बनाने में। भारत का बिजली वहां गया और उसके चलते टेक्सटाइल इंडस्ट्री जबरदस्त ढंग से ग्रोथ किया बांग्लादेश में। और नतीजा हुआ कि इस पूरे सार्क रीजन में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका वगैरह तमाम देशों से बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि भारत से अच्छी स्थिति पर कैपिटा इनकम या अन्य मायने में, हालांकि भारत के सहयोग से बांग्लादेश आगे बढ़ा। तो लेकिन आज जो स्थिति बनी है, फिर से वही पुराने स्थिति में लौटने की बात हो रही है। तो इसलिए उस हिसाब से चूंकि बांग्लादेश ने जितने भी भारत के कट्टर विरोधी हैं, जैसे जमाते इस्लामी, वहां से प्रतिबंध उठ गया बांग्लादेश में। वो एक कट्टरपंथी ही नहीं है, एक उग्रवादी सोच की संस्था है, संगठन है, और जिसका ज्यादा बिलीफ इसमें है कि आतंकी गतिविधि और उग्रवादी गतिविधियों में। और साथ साथ भारत का कट्टर विरोधी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो खालिदा जिया जिसके प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं, उसको भी वहां पूरी आजादी मिल गई है और बल्कि खुला खेल वही बीएनपी ही कर रहा है वहां। तो उन लोगों का तो एटीट्यूड ही है भारत का विरोध में। तो उस हिसाब से अभी भारत के लिए थोड़ा बांग्लादेश का बॉर्डर, चूंकि अभी हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं उसमें सबसे लंबा बॉर्डर्स बांग्लादेश के साथ लगता है, 4000 किलोमीटर से ज्यादा। 3 तरफ से भारत है, सिर्फ एक तरफ से समुद्र है बांग्लादेश के। तो इस हिसाब से भारत को अभी सबसे ज्यादा सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। जी जी, मैं ये भी समझना चाहूंगा सर कि ये दिक्कतें हम समझ रहे हैं,
बीएनपी का रोल सब जानते हैं, वो कोई छुपी बात नहीं है कि भारत का जो बांग्लादेश से सबसे मुश्किल दौर था संबंधों का, वो बीएनपी का जब शासन था उस दौर में था। लेकिन अभी अभी बांग्लादेश के जिसे कहा जाए मैन टू मैन या पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है वो बहुत बढ़ रहे थे। भारत ने वर्ल्ड स्टेज पर भी बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये जो मोदी 3.0 सरकार है, जब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो उसके बाद जो पहली प्रधानमंत्री या विदेश के कोई राजनयिक आए तो खालिदा जिया आई, तब तक उनकी सरकार को उस तरह से खतरे की जानकारी नहीं थी। ऐसे में अचानक रातों रात ये शिफ्ट कैसा? क्या बांग्लादेश के लोग समझ नहीं रहे हैं कि हो क्या रहा है? कौन लोग वहां उनको कठपुतली बना रहा है? और इस तरह के बयान देके क्या भारत पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश में है बांग्लादेश? क्या चाहता क्या है बांग्लादेश? इसमें देखिए दबाव वाली बात नहीं है, ये सीधा सीधी भारत विरोधी जमीन वहां तैयार करने की बात है। क्योंकि बांग्लादेश में जो अभी है वहां के लोग क्यों समझेंगे, जब उन पर मजहबी उन्माद का नशा जो है वो जब चढ़ गया है तो उसके आगे उनको न विकास दिखता है और न आर्थिक उन्नति दिखती है और न भारत के साथ बेहतर संबंध दिखता है। क्योंकि जब मजहबी उन्माद उनके सिर पर सवार है तो उस स्थिति में उनको सिर्फ ये दिखता है कि भारत जो है काफिरों का देश है, हिंदुओं का देश है और वो जो है एक इस्लामिक कंट्री है। क्योंकि आप इससे अंदाज लगाइए कि शेख मुजीबुर रहमान, फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश का, और उनकी मूर्ति जब तोड़ दी गई तो इसको आप क्या कैसे देखेंगे? और पाकिस्तान के लिए तेरा मेरा रिश्ता वाली बात हो गई कि प्रो पाकिस्तान वहां का ये हिसाब किताब सब चीज होने लगा। तो उस हिसाब से स्पष्ट है कि मजहबी उन्माद अभी काम कर रहा है, सिर चढ़कर बोल रहा है और उस हिसाब से भारत उनका दुश्मन नजर आएगा। अभी कुछ दिनों तक हमको उस हिसाब से अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। और एक चीज और है, जिस संदर्भ में आपने ये आज का विषय उठाया है अपने चैनल पर, तो उस संदर्भ में दर्शकों को भी मैं अवगत करा दूं कि बांग्लादेश से जो घुसपैठ की समस्या है वो आज से नहीं है बल्कि शुरू से है। इसके कई कारण है। एक तो कारण है कि जो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बना था और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में 1947 में, तो जो बांग्लादेश के नजदीक के एरिया से लोग मुसलमान लोग जो गए बांग्लादेश में, तो वो उर्दू स्पीकिंग भी उसमें बहुत सारे गए। पश्चिम बंगाल से तो जो गए सो बंगाली स्पीकिंग थे। जो उर्दू स्पीकिंग है वो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बांग्लादेश में अनफिट हैं क्योंकि वहां की बांग्ला भाषा के साथ हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको पश्चिमी पाकिस्तान में जाना चाहिए। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ उनका समझौता भी हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान में उनको लेने की बात भी हुई, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने उनको आने नहीं दिया जानबूझकर। तो वो धीरे धीरे क्या किए कि सब सड़क कर आ गए इंडिया में, भारत वापस आ गए। यहां से गए थे यहीं आ गए वापस। एक चीज, बांग्लादेश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है और वो एक तरह से पॉपुलेशन का फैक्ट्री है कहिए। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, बर्डन है वहां। तो वो सारे घुस घुस कर आ जाते हैं भारत में। हमको याद है कि बाला साहब ठाकरे जब जीवित थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठियां हमारे देश में आ गए हैं, हमको उनको वापस खदेड़ना है। ये चीज तो मुझे 5 करोड़ उस टाइम का याद है। अभी आप देख लीजिए बिहार का किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया, ये डेमोग्राफी चेंज हो गया है। और झारखंड, पश्चिम बंगाल का तो कई जिलों का, असम का धुबरी और बहुत सारे ग्वालपाड़ा वगैरह बहुत सारे जिलों का डेमोग्राफी चेंज हो गया है। इतने सारे बांग्लादेशी आए हैं, घुसपैठी है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत सिरदर्द होंगी भारत के लिए। अच्छा, एक चीज और है कि 1971 में जब पश्चिमी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की सरकार नहीं बनाने दी गई, उनको ज्यादा सीटें आई थी तब भी, तो जो बांग्लादेश में आंदोलन हुआ कि हमारे साथ, हमारे खिलाफ इस तरह की भेदभाव क्यों हो, तो उस आधार पर पश्चिमी पाकिस्तान में चूंकि सेना में पंजाबी मुस्लिमों का बढ़त रहता है, दबदबा रहता है, तो उन्होंने इनको कुचलना, मारना, नरसंहार करना, रेप करना शुरू कर दिया। अब उस स्थिति में वहां से जो भगदड़ मची तो भारत में बहुत सारे घुसपैठिया आने लगे। तो इंदिरा गांधी जी ने अपने डिफेंस सेक्रेटरी से पूछा कि हमको क्या करना चाहिए, तो वो बोले कि हमारे देश में जितने घुसपैठिया आएंगे हम तो मानवाधिकार के, मानव संवेदना के आधार पर उनको खाना खिलाएंगे।
तो जितना खर्चा हमको उन पर आना चाहिए उससे कम खर्चा में हम ये लड़ाई लड़ लेंगे और पश्चिमी पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। उस हिसाब से बांग्लादेश बन गया। लेकिन ठीक है, हमको लगा कि तत्काल वो समस्या का समाधान हो जाएगा, बांग्लादेश अलग हो गया तो अब हमारे यहाँ घुसपैठिया नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं वास्तव में। आज तक ये घुसपैठिया आने का सिलसिला जारी है और हमको नहीं लगता है, मेरा तो अपना अंदर से विश्वास, क्योंकि मैं बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास का बहुत सारा एरिया देखकर आया हूं और बहुत सा समय उधर बिताया है मैंने बांग्लादेश के बॉर्डर क्षेत्र में। तो मेरा अपना अनुभव, मेरा अपना आकलन है कि मेरा विश्वास, आत्मविश्वास और या विश्वास जो भी कहिए, वो टूट चुका है। आप नहीं रोक पाएंगे उनकी बाढ़ को, वो आएंगे भारत के अंदर, क्योंकि आप उतना कड़ा स्टेप नहीं उठा सकते जितना इसमें उठाने की जरूरत है। या चीन अपने राष्ट्रीय मामलों में इस तरह का उठा लेता है, लेकिन हम लोग उस तरह के नहीं कर पाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और ये हमको लगता है कि इस कमजोरी को दूर करने में हम लोग सक्षम शायद नहीं है। जी बिल्कुल आपने कहा, और ये समस्या है, इसको सब जानते हैं, ओपन सीक्रेट है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि बांग्लादेश से भारत के अंदर घुसपैठी आ रहे हैं। आज से नहीं आ रहे हैं, 50 साल से आ रहे हैं, या शायद उस समय से ज्यादा वक्त से आ रहे हैं। जब ये इतनी बड़ी दिक्कत है तो क्या इस पर बात नहीं की जाएगी? और अगर बात की जाएगी तो बांग्लादेश के पेट में आखिर दर्द क्यों होगा? कौन सा ऐसा देश होगा जो अपने यहाँ घुसपैठियों को कहेगा कि भाई इनविटेशन कार्ड है, आप आ जाइए, आपके लिए हम स्वागत सत्कार करेंगे? जब घुसपैठी है, गलत तरीके से आ रहे हैं, तो उनके बारे में बात तो की जाएगी, उनको बाहर निकालने की बात की जाएगी, उनको खदेड़ने की बात भी की जाएगी। इसमें क्या दिक्कत बांग्लादेश को है, ये भी आप जरा समझाइए। जी, बांग्लादेश को देखिए, दिक्कत बस वही है कि चूंकि उसको जो उकसाने वाले फोर्सेज हैं वो नहीं चाहते हैं और उनके अंदर जो एक मजहबी कट्टरपन बैठा हुआ है। ये दो कारण है, उनके उकसाने वाले और उनके अंदर जो मजहबी कट्टरपन का भावना, ये दो कारण है जो वो नहीं चाहेंगे कि हम घुसपैठिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, घुसपैठियों को आने से रोकें या घुसपैठियों को वापस जाने को बाध्य करें, वो नहीं चाहेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये है, और बांग्लादेश भी यही करेगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूं, और यही, इसको कैसे टैकल करेंगे, ये चीज भारत सरकार को या भारत के लोगों को सोचना पड़ेगा और इसके अनुसार अपना मॉडलिटीज तय करने पड़ेंगे कि हम कैसे इस मामले को सुलझाएं या इससे निपटें। एक चीज, दूसरी चीज कि जब आपने इस बात को उठाया, बांग्लादेश को तो आपत्ति है जब हम घुसपैठिया की बात करते हैं, तो हमारे गृह मंत्री ने झारखंड में जो स्टेटमेंट दिया तो कि घुसपैठियों को वापस भगाएंगे या उनके हम यहाँ नहीं आने देंगे, तो इस पर बांग्लादेश का रिजिम जो है, सत्ता है, वो उसको इतना परेशानी हो रहा है। लेकिन यही बांग्लादेश जो वहां जो भी सरकार अभी है, तो इलेक्टेड या अनइलेक्टेड, तो वो अभी यूएनओ के जनरल असेंबली में जो भाग लेने गए थे मोहम्मद यूनुस, तो न्यूयॉर्क में उन्होंने जनरल असेंबली से अलग मीटिंग्स जितने हुए, या यूएनओ के अधिकारियों के साथ हुए या अमेरिकन लोगों के साथ हुए, लीडर्स के साथ हुए, तो उसमें उन्होंने ये बात, अपनी समस्या तो उठा दी कि उनके यहाँ म्यांमार से 12 लाख से ज्यादा रोहिंग्या आ गए हैं और उनका जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है बांग्लादेश का, वो बहुत ज्यादा है और वो चरम पर पहुंच चुका है, उससे ज्यादा की क्षमता नहीं है बांग्लादेश की। तो उस 12 लाख से कैसे निपटे, इसमें वो यूएनओ का संस्था या और वर्ल्ड लीडर्स उसमें उसको मदद करें। तो उनको तो अपनी समस्या को समस्या समझ रहे हैं, लेकिन वही समस्या जब हमारे साथ उत्पन्न रही है, हमारे यहाँ भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 1.5 अरब की हमारी आबादी है, उसमें लगातार इस तरह की घुसपैठ होते जाना, हमारे डेमोग्राफी चेंज होना, हमारा सिक्योरिटी को थ्रेट बढ़ना, तो हम अगर अपनी समस्या को उठाते हैं तो वो उनको गलत लगता है और उनकी अपनी समस्या उनको जायज लगती है। तो ये जो दुरंगी नीति है, ये जो दोगलापन चाल है बांग्लादेश के वर्तमान रिजिम का, ये भी एक हर मस्तिष्क को, हर व्यक्ति को जरूर हिट करता है, जरूर स्ट्राइक करता है। इस पर भी सोचने की जरूरत है। जी सिंह साहब, क्योंकि समय हो रहा है और मैं आपसे लेकिन एक चीज और समझना चाहूंगा, आपने बार बार कट्टरपंथ की बात की,
जो कि हावी हो गया है बांग्लादेश के अंदर। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बांग्लादेश के पास दो तीन तरह के मॉडल हैं। एक अफगानिस्तान पाकिस्तान का मॉडल है, दूसरी तरफ यूएई सऊदी अरबिया का मॉडल है। क्योंकि आप जानते हैं कि सऊदी अरबिया में ही सारे जो इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं वाले प्रमुख जिन्हें तीर्थ कहा जाए वो हैं, उनसे ये लोग नहीं लेते हैं किसी तरह का इंस्पिरेशन। ये पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, बांग्लादेश, ये अफगानिस्तान की तरफ देख रहे हैं। कट्टरपंथ का नतीजा भी इनके सामने है। तो आखिर एक बनता हुआ, एक उभरता हुआ मुल्क क्यों ऐसे रास्ते पे जाना चाहता है जहां उसका कोई खुद में भला नहीं होगा? ये क्या सोच है, ये किस तरह की सोच है, और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में इनको धकेल रहे हैं? देखिए, एक चीज है इसमें कि जब अमेरिका में डेमोक्रेट्स का शासन था, हिलरी क्लिंटन वहां विदेश मंत्री थी, तो उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में एक बात कही थी कि यदि आप अपने बाड़े में, अपने घर में सांप पालोगे तो वो पड़ोसी को नहीं काटने जाएगा, सबसे पहले तुम्हें काटेगा। तो वही स्थिति कट्टरपंथ को जब भी या पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश जो भी बढ़ावा दे, सबसे पहले उसी को डसेगा। आज जो देखिए पाकिस्तान में हर रोज धमाके होते हैं, हर रोज आतंकी हमला होता है, क्योंकि वो आतंकवाद को की ये है, मतलब खेती है, होती है वहां। आतंकवाद की खेती जबरदस्त पैमाने पर पाकिस्तान में होती है। यदि वही काम उसी रास्ते पर बांग्लादेश चल पड़ा है तो इसका खामियाजा भी बांग्लादेश को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। ये बात सही है कि हमारे भारत को भी उससे परेशानी होगी, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर हमें चिंताएं हमारी बढ़ेगी, लेकिन हम अभी सक्षम हैं कि हम अपनी स्थिति को अब संभाल लेंगे। हमारे पास लगातार हमारी सैन्य क्षमता बढ़ रही है और हम अपने रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, हमारे अर्धसैनिक कैपेबल हैं, तो हम उसको टैकल कर लेंगे। लेकिन ये बांग्लादेश जो बर्बाद होगा तो इसको बहुत लंबा समय तक झेलना पड़ेगा, क्योंकि आज ही देख लीजिए, खुद यूनुस, मोहम्मद यूनुस जो वहां के सरकार के मुखिया हैं आज के डेट में, वो खुद बोल रहे हैं कि हमारी स्थिति डगमगाने लगी है, आर्थिक गतिविधियां बंद होने लगी हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। पावर सप्लाई वहां कट होने लगा है और यहां तक स्थिति आ गई है कि हमारे भारत के से जो पावर सप्लाई बांग्लादेश को दिया जाता था उसका बकाया बांग्लादेश पर लगभग $2 बिलियन हो चुका है आउटस्टैंडिंग, और उसमें से एक भी पैसा बांग्लादेश अभी तक हमको पे करने की स्थिति में नहीं है। तो हम फर्दर जो है, बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा तो $1 बिलियन और सही, $3 बिलियन तक हम उसको उधार देंगे बिजली। हालांकि कटौती अभी से शुरू हो गई है, लेकिन उसके बाद तो हम बंद कर देंगे, अपना स्विच ऑफ कर लेंगे। तो ये स्थिति जब आएगी तो बांग्लादेश की में हाहाकार मचेगा। क्या होगा? बेरोजगारी अभी से बढ़ने लगी। जो बेरोजगारी वहां कम हो रही थी वो बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। उसका नतीजा क्या होगा कि वो लोग फिर हिंसा में और दूसरे दूसरे कामों में व्यस्त होंगे। तो ये सारी चिंताएं बांग्लादेश को भी है और पड़ोसी होने के नाते हमारे लिए भी ये समस्या या चिंता का कारण है। जी, मालदीव्स के नेता जल्दी समझ गए हैं कि उन्हें कौन सा डायरेक्शन पकड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि बांग्लादेश को भी जल्दी सद्बुद्धि आए और सही रास्ता चुने। और अगर घुसपैठी समस्या है हमारे यहाँ तो इस पर हम बात तो करेंगे ही। प्रशांत जी। जी बिल्कुल, लेकिन एक चीज है कि अभी हमको जहां तक लगता है कि मालदीव तो अपने आप को संभाल लिया, जल्दी झटका भी लगा, जल्दी संभल भी गया, और वहां का जनता का दबाव भी पड़ा सरकार पर। जो वहां मोइजू हैं वहां के राष्ट्रपति, उन पर जनता का दबाव भी पड़ा कि टूरिज्म वहां का घटने लगा, तो उनको लगा कि भारत से संबंध खराब करना हमारे लिए महंगा पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश में अभी किस लाइन पर सोच है ये थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अभी जो भी है, बीएनपी हो या जमाते इस्लामी हो या ये हमारे मोहम्मद यूनुस साहब हो, ये मोहम्मद यूनुस जो है पपेट हैं किसके? ये इनको मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला हुआ है, नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है। स्पष्ट है कि ये डीप स्टेट जो अमेरिका के धरती का इस्तेमाल करते हैं उनका पपेट है, तो फोर्ड फाउंडेशन वगैरह का। तो इन तीनों का जो अभी नेक्सस है, जो कॉम्बिनेशन है, इनको पाकिस्तानी लाइन पर जाएंगे ये अभी फिलहाल,
क्योंकि जो पाकिस्तान में होता क्या था कि जितने भी आर्मी के टॉप ऑफिसर्स होते थे वो सब अमेरिका के पास पहुंच जाते थे कि तुम हमको यूज कर रहे हो अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ या अन्य तरह के आतंकवादी गतिविधियों में, आतंकवादी को पैदा करने में भी, आतंकवादी को मारने में भी तुम दोनों तरह से हमें इस्तेमाल कर रहे हो, पैसा दो। अमेरिका डॉलर थमा देता था, उनकी बल्ले बल्ले हो जाती थी। उसी लाइन पर ये भी चलेंगे, ये भी कहेंगे कि तुमने हमको यहाँ ये विद्रोह करवाया, शेख हसीना को भगाया, वहां से एक आर्थिक उन्नति वाली सरकार थी उसको खत्म किया, भारत के खिलाफ हमको खड़ा किया, पैसा दो। हम तो बुरी स्थिति में जा रहे हैं, जनता हमारे खिलाफ सोचने लगी है, पैसा दो। तो हर मामले में ये जाएंगे अमेरिका या डीप स्टेट या और भी आका जो इनके हैं उनके पास जाएंगे कि पैसा दो, हर महीने जाएंगे कि ये हो गया हमको पैसा दो। तो अभी ये उस लाइन पर चलेंगे, बाद में क्या होगा हम लोग देखेंगे परिस्थितियां। हाँ, लेकिन हम तो चाहेंगे कि इनको जल्दी ये सही ट्रैक पकड़े, क्योंकि आप अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते, और भारत जैसा पड़ोसी किस्मत से ही मिलता है जो दुनिया की तरक्की के बारे में सोचे, पड़ोसी की खुशहाली के बारे में सोचे, लेकिन हमें अपनी प्रगति और तरक्की के बारे में भी सोचना है। सिंह साहब, आपने वक्त दिया, बात की कैपिटल हेडलाइंस से, बहुत बहुत आभार, और सभी देखने वालों का भी आभार। सादर नमस्कार। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।